तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हम इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू पार्ट 4 को। इसके पहले हमने इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू के पार्ट 3, 2 और 1 बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिएगा। और बाकी की सब्जेक्ट पर भी हमने एमसीक्यू वीडियो बना के रखे, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। तो आज शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आज के क्या है, इसके पीछे के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोज में देख लिए। द इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज बाय, इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी, जो भारत की अर्थव्यवस्था, वो कैरेक्टराइज बाय, किसके द्वारा कैरेक्टराइज की गई है? प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री, लो पर कैपिटा इनकम, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। सो आवर आंसर इज ए, सी एंड डी। यहाँ पर ई पर्याय दिया गया है और ई पर्याय में क्या क्या कहा है? ए, सी एंड डी। ये जो है वो हमारे कैरेक्टर्स है हमारी इंडियन इकोनॉमी के। The first largest economy in the world next to the USA is China. चाइना की जो इकोनॉमी है जी, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू द यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका की सबसे बड़ी क्या है? इकोनॉमी है वर्ल्ड में, और उसके बाद 2 नंबर है चाइना का। Which sector of Indian economy has shown a remarkable expansion during the last decade? लास्ट डिकेड मतलब पिछले 10 वर्षों में, गत 10 वर्षों में क्या कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के कौन से सेक्टर ने एक रिमार्केबल एक्सपेंशन किया है? तो इसका आंसर है टेरिटरी सेक्टर, मतलब एक उसे काय म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, त्याला तृतीय क्षेत्र असं म्हणतात, सेवा क्षेत्र त्याला म्हणतात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, to achieve high rates of growth of national output, the economy has to increase the rate of investment and reduce the capital output ratio. High rates of growth, national output, हमारे नेशनल जो हमारा जो देश है उसके ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इंक्रीज ना, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाए और हमारी इकोनॉमी बढ़े हमारे देश की, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और एंड टू रिड्यूस द कैपिटल रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो को हमें कम करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। ए क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच इज नाइदर एक्सपोर्ट और नॉट इम्पोर्ट टेक प्लेस। एक क्लोज इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर एक्सपोर्ट भी नहीं किया जाता और इंपोर्ट भी नहीं किया जाता, मतलब हमारे देश का माल दूसरे देश में नहीं भेजते और दूसरे देश का माल भी हमारे देश में नहीं लाते, तो उसे क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। A closed economy is one which does not trade with other countries. Yes, वही बात हमने कही आपसे कि दूसरे देशों के साथ व्यवहार, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन जो है, इधर का माल, हमारे देश का माल दूसरे देश में, दूसरे देश का हमारे यहाँ नहीं ला सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following is a face of circular flow of income? Which of the following is a face of flow of income? कौन कौन से फेस है इनकम के फ्लो होने के? तो पहला जनरेशन फेस, डिस्ट्रीब्यूशन फेस, डिस्पोजन फेस, ऑल ऑफ दिस अबो। सो डी इज अवर आन्सर। उत्पन्न वाटपाच्या ज्या काही पद्धती असतात त्याने इथे सांगितलेलं आहे की जनरेशन फेस आहे, डिस्ट्रीब्यूशन फेस आणि डिस्पोजन फेस। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is not an example of flow variable? फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो नेशनल वेल्थ, हमारी राष्ट्र की संपत्ति जो है वो फ्लो वेरिएबल नहीं है, बट द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर, नेशनल इनकम एंड व्हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर, ये जो है वो फ्लो वेरिएबल के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following is not considered a factor of income? इनकम का फैक्टर नहीं है। तो देखो, गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, ये आपके इनकम का फैक्टर नहीं हो, बट रेंट, वेजेस एंड प्रॉफिट इज अवर फैक्टर ऑफ अवर इनकम। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 2 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउसहोल्ड्स फर्म। हाउसहोल्ड्स फर्म, आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे शायद, एक मिनट, अब दिख रहे हैं क्या क्वेश्चन? ओके, डन। एक बार फिर से देख लीजिएगा, वो ऊपर से आपको कटा होगा, मतलब साइड से क्वेश्चन नहीं दिखे होगी आपको। एक मिनट, एक देखिएगा।
7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा फिर से। ओके, पूरा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है क्या आपको? हाँ, उसके बाद एग्जाम्पल ये साइड से दिख रहा है सब कुछ। ओके, अब 10वां क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, तो देखिएगा। टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड्स फर्म्स। एंड 11वां क्वेश्चन है स्टॉक वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल विच इज measured at a particular point of time. And then question number 12. Underdeveloped economy is that economy which development ability is very miserable. अंडर डेवलप इकोनॉमी, एक अविकसित अर्थव्यवस्था जो होती है वो कैसी होती है? जिसका डेवलपमेंट एबिलिटी, उसके विकास करने की जो क्षमता होती है वो इज वेरी मिसरेबल, जो बहुत पीछे होती है, जो बहुत न्यून आप उसे कह सकते हो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अंडर डेवलप इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच देयर आर लो लेवल ऑफ लिविंग। अंडर डेवलप इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पर लो लेवल ऑफ लिविंग, जहाँ पर लोगों का रहने का जो दर्जा होता है, म्हणजे लोकांचा राहणीमानाचा दर्जा कमी असतो। ॲब्सोल्यूट पॉवर्टी, जहाँ पर दारिद्र्यता, म्हणजे तिथं खूप दारिद्र्य असतं। लो पर कॅपिटा इन्कम, राष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न कमी असतं। लो कंजम्पशन मतलब उपभोग लेना लेवल्स, पूर हेल्थ सर्विसेज, हाई डेथ रेट ज़्यादा होता है, हाई बर्थ रेट्स एंड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इकोनॉमीज। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय एम.पी. टोडाडो। तो एम.पी. टोडाडो जो हमारे जो है, उन्होंने यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। An underdeveloped country is a country which has a good potential prospects for using more labor, capital or more available natural resources or all of those to support its present population on a high level of living. This definition is given by Jacob Wiener. अंडर डेवलप कंट्री क्या कर रहा है कि कंट्री ऐसा कंट्री जहाँ पर अच्छा पोटेंशियल है, लेबर अच्छा है उस देश का, कैपिटल अच्छा है, ज़्यादा अवेलेबल है नेचुरल रिसोर्सेस, ये सभी सपोर्ट करता है, मतलब जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो सब सपोर्ट करता है हमारे देश के विकास करने के, हाई लेवल ऑफ लिविंग, जहाँ पर लोगों का रहने का जो मतलब लोकांचा राहणीमानाचा जो दर्जा जो उच्च आहे, तर यहाँ पर ते असं म्हणताय। तो वो क्या ही जी व्याख्या ही कोणी सांगितली? तर जोकॅब विनरने। 15. According to the World Development Report 2018, per capita income of India is 7,680. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट 2018 नुसार भारताचं जे काही पर कॅपिटा इन्कम आहे ते 7,680 असते ना म्हणायचं। इन इंडिया लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ इवन द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ इज वेरी लो। इंडिया में जो हमारा लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो क्या है? इज वेरी लो है, रिक्वायरमेंट है सभी तो फिर भी लो कंजम्पशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज इंडस्ट्रीज लाइक। आउटडेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है, जो जुनी पुरानी पद्धति, वो यूज की जाती है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और शुगर इंडस्ट्री में। सो बोथ ए एंड बी इज आवर आंसर। प्रोडक्शन विद बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर आप प्रोडक्शन करोगे कंपनी में, तो क्या होगा? इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो बढ़ जाएगी, और पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और जो आपका प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। तो बोथ ए एंड बी, सी इज अवर आंसर। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया इज कॉज बाय। लो रेट म्हणजे कम रेट है हमारे कैपिटल फॉर्मेशन का। इसके क्या क्या कारण है? तो लैक ऑफ पर कैपिटा इनकम है, लैक ऑफ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज, ऑल ऑफ दीज आवर आंसर। ये हमारा पर कैपिटा इनकम अच्छा नहीं है देश का,
बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उतनी मतलब उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है अच्छे से, और इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो ये तीनों भी कारण है जिसके वजह से हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का रेट कम है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2008 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि इन इंडिया द पोरेस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन गेट्स 3.6 शेयर इन नेशनल इनकम। दुनिया एक मिनट क्या कह रहा है, इंडिया, हाँ, तो इंडिया के जो 10% लोग हैं, द पोरेस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन गेट्स 3.6 शेयर इन नेशनल इनकम। 10% पुअर पीपल को 3.6% शेयर मिलता है नेशनल इनकम भी। और क्या है कि रिचेस्ट 10% पीपल एंजॉय 31.1% शेयर इन नेशनल इनकम। रिचेस्ट 10% लोगों को 31.1% शेयर ज़्यादा मिलता है हमारे नॅशनल इन्कम आहे. इस तरीके म्हणजे 10% गरीब माणसाला 3.6% भाग मिळतो राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये आणि 10% श्रीमंत माणसाला 31.1% राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये भाग मिळतो. म्हणजे बघा किती अंतर आहे बरं. लोक सारखेच आहेत, 10% गरीब लोक आहेत आणि 10% श्रीमंत माणसं आहेत. सो अशा ठिकाणी हे डेव्हलपमेंट रिपोर्टनुसार याचा या ठिकाणी सांगितले. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है हमारा भारत देश जगातील लोकसंख्येचा दुसरा क्रमांक देश आहे. पहिला चीन आहे. त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 22. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशंस. ये क्वेश्चन हमारा शायद हो चुका है इससे पहले भी. कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इनकम इज बेयरली 70%. हमारा जो एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर से हमारे नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन जाता है तो 17%, सॉरी 17%. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज वेरी बैकवर्ड बिकॉज वाई, हमारे जो इंडिया की एग्रीकल्चर जो है वो वेरी बैकवर्ड है. क्यों है भाई? टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल फैक्टर्स. इन दो वजह से, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल फैक्टर्स की वजह से. हाउ मेनी % ऑफ लेबर फोर्स इन इंडिया रिमेन अनएम्प्लॉयड. तो 5.6% जो हमारा लेबर फोर्स है वो अभी भी इतना % अनएम्प्लॉयड है. मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 5.6 लोग को अभी भी नौकरी जॉब ये सब कुछ नहीं मिला. मतलब 5.6 मतलब आप अप्रॉक्सीमेट कर लो तो 6 लोग, मतलब 100 में से 6 लोगों को नौकरियां नहीं है. ऐसा आप एक अंदाज आप यहाँ पर ले सकते हो. इसका मतलब ये है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर्स टू दैट द प्रोसेस इन विच. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? आर्थिक विकास क्या होता है, क्या रिफर्स करता है? अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम, हमारे पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना. देयर इज अ रिडक्शन इन इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी मतलब जो असमानता है, गरीब लोग है, कोई श्रीमंत है, तो इन भेदों को मिटाना. एंड पॉवर्टी, इलेक्ट्रिसिटी एंड डिसीज, ये सब चीज़ें, इन सब का मतलब निर्मूलन कर लेना उन्हें. तो ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों भी चीज़ों का जिस पर जिक्र किया जाता है, जिस कंसेप्ट के अंदर उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. सो ऑल ऑफ दिस डी और आंसर. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय an economy is a real national income increases over a long period of time. It is defined by a mayor. अब मेयर नाम के कोई एक व्यक्ति है, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है. वो कह रहे हैं कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर क्या होता है, हमारी इकोनॉमी की रियल नेशनल इनकम को बढ़ाना चाहिए ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जितना लगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करके हमारे नेशनल इनकम को ही बढ़ाना चाहिए. ऐसा यहाँ पर वो कह रहे हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज हैव अ कॉन्सेंट्रेट इन्फ्लुएंस. क्या कह रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज हैव अ कंसिडरेबल influence on economic development of each country. It's said by the प्रोफेसर लेविस एंड हैरोड. सो प्रोफेसर लेविस एंड हैरोड जो है उन्होंने यहाँ पर एक वाक्य कहा है. क्या कहते हैं? वो सेंटेंस है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो वो ज़्यादा कंसिडरेबल होते हैं, इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़्यादा, उस पर जो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हर देश के लिए. अकॉर्डिंग टू लेविस. अब लेविस क्या कह रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज डिटरमाइन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस. जो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, नैसर्गिक साधन, वो
क्या होते हैं, डिटरमाइन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, वो हमारी देश की प्रोग्रेस जो प्रगति है उसका पाथ डिटरमाइन करते हैं, उसका जो मार्ग है वह निर्धारित करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ मार्केट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आर्थिक विकास जो है वो किससे ज़्यादा प्रभावित होता है, मार्केट की साइज से, मतलब आपका जो बाजार है, बाजार पेट, तो उसका साइज उस ज़्यादा निर्भर करता है। इकोनॉमिक of growth oriented economic agencies is very important to achieve the objectives of the rapid rate of economic growth of lowest possible cost। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमिक एजेंसीज जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए, रैपिड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जिस वजह से